नमस्कार। मैं देवव्रत बूट नागपुर से बोल रहा हूँ। गए 25 वर्ष नागपुर में ज्योतिष की सेवा में कार्यरत। मैं बहुत कम शब्दों में मेरा परिचय देने का प्रयास करता हूँ। मैं वैसे नागपुर का हूँ। नागपुर में ही मेरा जन्म हुआ और नागपुर में ही प्राथमिक और एडवांस शिक्षा भी यहीं पर। वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी और गणित में स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करते करते मैं ज्योतिष की भी शिक्षा 1992 से ले रहा हूँ। जगन्नाथपुरी की ज्योतिष परंपरा में मैंने वास्तविक रूप से विधिवत पारंपरिक ज्योतिष की शिक्षा ली। ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा जगन्नाथपुरी के संजय रथ इनके सानिध्य में मुझे प्राप्त हुई और 1992 से मैं विधिवत शिक्षा वहां पे प्राप्त कर रहा हूँ। ये विधिवत शिक्षा प्राप्त करते करते मैं करीब 1988 से ज्योतिष शिक्षा में भाग ले रहा हूँ। एक ज्योतिष शिक्षक करके मेरी पहचान पूरे नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में और भारत के बाहर भी है, ऐसा कहा तो गलत नहीं। मैंने महाराष्ट्र ज्योतिष परिषद के माध्यम से बहुत साल तक ज्योतिष विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते रहा। उसके बाद 1996 से ज्योतिष का कोर्स इसको सरकार मान्यता मिली और सरकार मान्यता मिलने के बाद कई विश्वविद्यालयों में ज्योतिष का अभ्यासक्रम चालू हुआ। वो ज्योतिष का अभ्यासक्रम चालू करते समय मेरा कुछ योगदान रहा है। बाद में मैंने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को करीब 15 साल तक ज्योतिष शिक्षा प्रदान की। आज मेरे अनेक ज्योतिष विद्यार्थी सारे भारत में, भारत के बाहर, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के बाहर, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, सभी जगहों से आज मेरे विद्यार्थी बिखर रहे हुए हैं। 2012 के बाद मैं यह शिक्षा इंडिविजुअल रूप में अनेक विद्यार्थियों को मेरे यहाँ पे दे रहा हूँ। पूरी सिद्धांत संहिता इनका अध्ययन मेरा हुआ है और ज्योतिष के 3 जो स्कंद है, गणित, होरा और जातक, ये 3 ही स्कंदों में बहुत विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं। संहिता पढ़ते पढ़ते मेरा अध्ययन सूर्य सिद्धांत का यह विस्तृत रूप में हुआ है और इसी को ध्यान में रख के मैंने पंचांग का अभ्यास किया। पंचांग गणित ये मुझे विधिवत रूप से आता है और सूर्य सिद्धांत की शिक्षा मेरी प्रारंभिक अवस्था में पूरी हुई। पंचांग गणित के दृक् सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत इन दोनों का अभ्यास मेरा अच्छा पूरा हुआ है और मैं नागपुर से ग्रह दृष्टि सूर्य सिद्धांत या पंचांग गए 5 साल से निकाल। यह महाराष्ट्र का दूसरा
और विदर्भ का पहला सूर्य सिद्धांतीय पंचांग है। महाराष्ट्र में आज तक गए 150 साल का इतिहास देखा तो उसमें दृक सिद्धांत के ही पंचांग निकलते हैं, निकलते थे। ये पंचांग पूरा वैदिक अनुशासन से बना हुआ पहला विदर्भ का पंचांग, इसीलिए इसको धर्मशास्त्रीय सम्मत प्राचीन ग्रह दृष्टि सूर्य सिद्धांतीय पंचांग इस नाम से वह पब्लिश होता है। इसका दैनिक पंचांग हम रोज फेसबुक, व्हाट्सएप और कई सोशल मीडिया के माध्यमों से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं और यह पंचांग काफी पॉपुलर हो गया है और इसकी संख्या देखी जाए तो वह आज करीब 2.5 लाख लोगों तक रोज पहुंचता है। व्हाट्सएप के जरिए इसका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है और ग्रह दृष्टि से ही करीब 15 से 16 हजार लोगों तक ये ब्रॉडकास्ट होता है। कई लोगों तक ये रोज पहुंचता है और यह पंचांग अलग अलग माध्यमों से और ज्यादा लोगों तक बाकी के ग्रुप्स पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह पंचांग पूरी तरह से वैदिक पद्धति से बनता है। मुझे लगता है कि ये मेरी पहचान थोड़ी ज्यादा हो रही है और अपने विषय की तरफ जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो यह पहचान मेरी मैं समाप्त करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि गायक की पहचान उसके गायन में ही ज्यादा होती है। इसी तरह ज्योतिष में भी ज्योतिषी की पहचान वो क्या बोलता है, वो क्या देता है, उसी के ऊपर से ही होती है। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो सभी को पता है और ये आज की समस्या से गए 6-7 महीनों से हम सब लोग जूझ रहे हैं और इसके ऊपर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, बहुत हो रही है और इस चर्चा के माध्यम से यह जो कुछ समस्या है इसका निवारण या इसका क्या होने वाला है या इसके उपाय क्या है, ये सब चीजों से क्या निकल रहा है, यह जनमानस में एक उत्कंठा बनी हुई है और इस उत्कंठा का समाधान इस शास्त्र के माध्यम से कुछ निकलता है क्या, ये शास्त्र इस बारे में कुछ बोलता है क्या, यह एक सर्वसाधारण प्रश्न सभी लोगों के मन में है और उसी का उत्तर ढूंढने के लिए सुनने के लिए आप शायद आज यह मेरा भाषण, यह मेरा उद्बोधन सुनने के लिए उत्सुक है। देखिए, गए दिसंबर में जो ग्रहण हुए उस ग्रहणों की जो परिस्थितियां थी वह बहुत विपरीत थी और पूरे सिद्धांत में इन ग्रहणों के बारे में कहीं पे भी अच्छाइयां नहीं लिखी थी। इन ग्रहणों के परिणाम बहुत विपरीत होंगे और उसके परिणाम जो है वो आने वाले 6 महीनों तक इस पूरे धरती पर रहेंगे, यह उसका एक प्रमाण है। और ये ग्रहण होने के बाद उसी टाइम में हम देखते हैं कि अमेरिका में जनवरी फरवरी के आसपास
इस महामारी का उद्रेक हुआ और मार्च के बाद हिंदुस्तान में भी इसका अवतरण हो गया। हिंदुस्तान में शुरू के दिनों में इसका जो ट्रांसमिशन था, इसका जो उद्रेक था, वो बहुत ही सामान्य था। पूरे राष्ट्र पे, पूरे वर्ल्ड पे कैसे आते हैं, इसके जो वर्णन है उसके अनुसार ये ग्रहण का जो उद्रेक है ये पहले उत्तर गोलार्ध में होगा, इस तरह से दिया, इस तरह से उसका अर्थ निकलता। और वैसे ही देखा जाए तो उत्तर गोलार्ध में इसका अमेरिका, इंग्लैंड और कई यूरोपीय राष्ट्र, इनमें इसका उद्रेक पहले ज्यादा दिखाई पड़ा। फिर अप्रैल के बाद का समय यदि देखा जाए तो यह उद्रेक धीरे धीरे नीचे आने लगा और पेरू, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे इसका ज्यादा प्रसार प्रचार देखा गया। वहां पे भी, पेरू में भी इसका उद्रेक इतना ज्यादा था, वहां पे इसको कैसा कंट्रोल करे यह मुसीबत थी। वैसा ही वो धीरे 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 नीचे आते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये राष्ट्रों को खत्म करते करते आज हिंदुस्तान में अपना उद्रेक मचाया है। ये कहने का मतलब इतना ही है कि सिद्धांत के जो भी ग्रहणों के वर्णन है, उन वर्णों के मुताबिक यह जो नौबत हमारे सर आई, ये पहले उत्तर गोलार्ध में ज्यादा थी और उत्तर गोलार्ध से धीरे 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 नीचे आते हुए यह अभी दक्षिण गोलार्ध में व्याप्त कर चुकी है। हांगकांग, सिंगापुर, साउथ एशियन कंट्रीज और भारत, इनको भी इस महामारी ने अपने चपेट में लिया। अभी इसका क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बहुत भविष्यवाणी आई है, ये आपने पढ़ी भी है, सुनी भी है। कुछ भविष्यवाणियां थोड़ी अच्छी है, कुछ भविष्यवाणियां थोड़ी बुरी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार इसका क्या होगा आगे, ये यदि देखा जाए तो एक चीज देखा जा सकती है कि ग्रहों की परिस्थितियां बदलते रहती है। उसके अनुसार यदि देखा जाए तो सारे जग में इसका उद्रेक कैसा होगा इसके बारे में दिया गया, लेकिन खास करके भारत में इसका क्या हो रहा है, भारत में ये कैसे आगे जाएगी, इसका विचार प्राचीन पद्धति से यदि किया जाए तो इसमें जैमिनी पद्धति में एक कटपयादि सूत्र आते हैं और उस कटपयादि सूत्रों के अनुसार बहुत, ये जो कटपयादि सूत्र क्या है इसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन ये जो कटपयादि सूत्र है, इन कटपयादि सूत्रों के साथ यदि इस महामारी का नाम जो कोविड है उसका यदि एनालिसिस किया जाए तो इसमें क्या दिखता है, ये कैसे दिखता है, क्या दिखता है, ये यदि देखा जाए तो एक भयानक परिस्थिति सामने आती है। कोविड इस नाम का यदि कटपयादि पर्याय निकाला जाए तो वो क्या निकलता है वो मैं आपको समझाता हूँ और बाद में उसका एनालिसिस हम देखते हैं। यह शायद बहुत कम लोगों ने इस तरह से उसका एनालिसिस करके इस माध्यम से इस कोविड महामारी की जानकारी या उसके ऊपर ज्योतिष की भविष्यवाणी शायद ही की है। इस दृष्टि से यह कटपयादि सूत्र जो है ये पूरी संस्कृत जो टेक्स्ट है, संस्कृत भाषा है, उसके ऊपर लगते हैं और उसका एक माध्यम है। उस माध्यम से यदि आप चले
तो इसका एनालिसिस मिलता है, और इसका जो एनालिसिस होता है वह बहुत ही भयानक, बहुत ही कुछ तो भी रहस्यमय हो। इस दृष्टि से यह देखा जाए तो पूरे जैमिनी सूत्र जो संस्कृत के माध्यम से दिए गए, महर्षि जैमिनी ने दिए गए, और वो जो सूत्र जो है वो सूत्र पूरे इसमें ज्योतिष में चमत्कारिक संदेश देते हैं। वैसे देखे जाए तो इस कटपयादि सूत्रों में जो व्यंजन जो है, अ से लेके तो क्ष तक जो पूरे व्यंजन है उसका समावेश किया गया है। और इसमें जो स्वर जो है, 16 स्वर जो है, उन 16 स्वरों को कुछ स्थान दिया गया। पूरे 16 स्वरों को इसमें शून्य संख्या से संबोधित किया जाता है, और क ट प य इस वर्गम से 1 से 9 तक अंकों को, नंबर्स, संख्याएं दी गई। अब देखिए, ये कोविड जो शब्द है इसका कटपयादि सूत्रों के साथ यदि एक वर्गीकरण किया जाए तो क अक्षर जो है यह 1 संख्या पे आता है, व अक्षर जो है इसको 4 संख्या आती है, और ड ये जो संख्या है इसको 8 संख्या आती है। अब इस कोविड का यदि अक्षर जानना है, राशि जानना है, ग्रह जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोविड, ये आ गया, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 841। और इस 841 को यदि 12 से भाग दे तो बाकी क्या उड़ती है, ये देखिए। और इस कोविड अक्षर को यदि 9 से भाग दे कौन सा अंक आता है, ये देखिए। ये सब क्रियाएं करने के बाद कोविड की जो राशि है वो सिंह राशि है, और कोविड का यदि ग्रह देखे तो वो शनि आता है। अब देखिए शनि क्या दिखाता है, शनि ये आपत्ति दिखाता है। इस संवत्सरों में शनि का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। शनि और गुरु, इनके यदि भ्रमण देखे जाए और वो एक जगह कब आते हैं ये देखे जाए तो उसमें यह दिखता है कि हर एक 20 वर्षों में वो एक होते हैं, उनकी युति होती है। इंग्लिश में जिसे कंजंक्शन कहते हैं, वो इनका कंजंक्शन होता है, लेकिन राशि वो नहीं रही। समझाया जाए कि समझो मेष राशि में यदि आज उनका 2000 में समझो उनका कंजंक्शन हुआ है, तो 20 साल बाद यानी 2020 में वह सिंह राशि में हो, और 20 साल बाद 2040 में वो 20 वर्ष आगे जाके सिंह राशि की त्रिकोण राशि जो धनु है वहां पे हो गई, और फिर से 20 साल बाद वह भरत मेष राशि में है। अन्य कहने का मतलब यह 60 साल बाद फिर से उसी राशि में आते हैं, और इसी के ऊपर जो संवत्सर है उनकी रचना की गई। यह संवत्सरों की जो संकल्पना जो है, यह संकल्पना संहिताओं में शनि और गुरु के परिभ्रमणों से की गई। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो शनि और गुरु के परिणाम इन संवत्सरों में कैसे आते हैं, उसी के ऊपर उस संवत्सर का फल अवलंबन रहते हैं। तो इस दृष्टि से यह देखा जाए तो कोविड का जो प्रधान ग्रह है वह शनि ही आता है। अब देखिए शनि का संवत्सरों में जो फल है वो फल समूहों पे देखा गया, राष्ट्रों पे देखा गया, और गुरु का जो फल है वो मानवीय जीवन पर
देखा। गुरु और शनि की युति कब हुई है ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले ही गुरु और शनि की युति हम सब लोगों ने धनु राशि में देखी है। और अभी शनि मकर राशि में है और गुरु धनु राशि में है, और बहुत जल्द वो मकर राशि में प्रवेश करेगा और वो शनि के ऊपर से आगे जाएगा। ये आप सभी को पता है। इस दृष्टि से यह गुरु और शनि के संक्रमण देखे जाए तो एक बात ख्याल में आएगी, इस कोविड का इस शनि ग्रह से कोई कुछ तो भी संबंध है। और यह जैसे जैसे शनि का भ्रमण आगे चलेगा वैसे वैसे इसका क्या हुआ, इसका क्या नहीं होगा, यह सब विचारधाराएं हमारे मन में आती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सिंह राशि में जब रवि प्रवेश करेगा, सूर्य प्रवेश करेगा, तब से इस महामारी का क्या होगा, इस महामारी का प्रकोप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यह विचार करना जरूरी है। देखिए, रवि का सिंह राशि में आने के बाद ये राशि का ये जो कोविड जो है इसका उद्रेक वैसे कम होगा, लेकिन अगस्त महीने के आंकड़े और नागपुर की हालत देखी, आप कहेंगे कि ये कैसे। लेकिन पूरे विश्व की बात यदि आप लेंगे तो उसका जो उद्रेक है वो कम होने की शुरुआत वैसे अगस्त महीने से ही हो गई। अब भारत की बात देखें तो सितंबर को कल ही एक बड़ी अजीब ज्योतिषीय घटना घटी, और वो यह घटना थी कि एक ग्रह छोड़ के सभी ग्रह यह उसके उच्च राशि में कल के दिन एक 2 घंटे का समय था, उस समय तक यह परिस्थिति रही और बाद में वो बदल गई। ये एक अजीबोगरीब जो ज्योतिषीय घटना जो हुई, यह ज्योतिषीय घटना यदि पीछे जाके देखें तो यह घटना महाभारत काल में से हुई, और करीब 4800 साल के बाद यह जो घटना है, यह घटना खगोलीय स्तर पर फिर से हुई है, और यह बहुत स्वागतार्ह है। सभी ग्रह उसके उच्च राशि में होना, यह इस महामारी के ऊपर कुछ तो भी बहुत ज्यादा असर लाने वाली घटना। लेकिन यह असर क्या होगा, यह बढ़ने में रहेगा या कम होने में रहेगा, यह बात यदि देखी जाए और इसके संहिता में से संदर्भ देखे जाए तो गए 4800 साल पूर्व ऐसी घटना अवकाश में होने के बाद जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस महाभारत के युद्ध में कई अच्छी घटनाएं घटी, और जो महायुद्ध का जो प्रॉब्लम था वो महायुद्ध बहुत से भागों में, बहुत से देशों में कम हुआ, और उसका कम होना, उद्रेक का कम होना, यह उस जमाने में एक अच्छी बात करके देखी तो ज्यादा अच्छा हो। इस अच्छी घटना के अनुरूप अभी का यदि सब देखा जाए,
अभी की जो परिस्थितियां यदि देखा जाए तो यह दिखता है इस 15 सितंबर के बाद यह ग्रह स्थितियां थोड़ी, जो उसका जो रवि का प्रवेश कन्या राशि में होगा उसके बाद यह परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह से सुलझने लगेंगी और ये महामारी के ऊपर कुछ तो भी कंट्रोल आएगा और इसका जो ट्रांसमिशन है, यह ट्रांसमिशन कई इलाकों में, कई प्रभागों में कम होना चालू है। और जो आज की जो हालत है, जो गंभीर हालत है, हमको लग रहा है कि आगे चल के ये और गंभीर हो, तो इसमें डरने की बात नहीं है। यह गंभीर ना होते हुए ये थोड़ी 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 करके अगले अक्टूबर 15 तक काफी कम हो जाएगी और अक्टूबर 15 के बाद जब रवि उसकी आगे की राशि में, तुला राशि में जाएगा, तब यह परिस्थिति और कम, और वृश्चिक में जाने के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर तक यह परिस्थितियां काबू में आ जाएगी। लेकिन ये सब करते हुए हमें सावधानियां बरतनी है। जो एसएमएस जो है वो सभी को पालन करना है। एस इज एस एस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, एम यानी मास्क और एस यानी एसएमएस, इस तरह से अपने को ये पालना है और ये पालते पालते इस कोविड का सामना करना। वही बात, हमारी राशियां ये है, हमारे ग्रह ये है, कोरोना से बचने के लिए ज्योतिष दृष्टि से क्या करें, यह सवाल हमेशा पूछा जाता है और हम उसका समाधान भी करते हैं। आज के इस मेरे संभाषण में मैं सभी लोगों की सहायता के लिए नवभारत और सुरुचि, इस दो जो संगठन है जिन्होंने ये आयोजन किया है, और इस आयोजन पे मुझे मेरे विचार रखने की उन्होंने मुझे अनुमति दी, एक मुझे अवसर दिया, जिसके लिए मैं नवभारत नवराष्ट्र पेपर और सुरुचि ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके सभी के लिए और दर्शकों के लिए मैं, सब लोगों ने क्या क्या करना चाहिए कोविड के लिए, ये मैं आपको इसमें राशि के तौर से बता पाऊँ। देखिए, मेष राशि जिनकी है उन्होंने अपने खाने में मूंग की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए और मूंग की दाल ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में रखें। उससे जो आप में इम्यूनिटी बढ़ेगी वो आपको कोविड से बचाएगी। गेहूं का दान कीजिए और लाल वस्त्र का धारण कीजिए और लाल वस्त्र दान भी कीजिए। इस दृष्टि से ये चीजों का दान और ये चीजों का अपने खाने में इस्तेमाल करने से यह मेष राशि के लोग बहुत अच्छी तरह से ज्योतिषीय दृष्टि से अपने को कोविड से बचा सकते हैं। वैसे ही वृश्चिक राशि जो है, वो वृश्चिक राशि जो है वो मूंग की दाल ही खाए, लेकिन मूंग सोला जिसे कहते हैं, जो पीली दाल आती है, मूंग छिलका और मूंग सोला जो होता है वो वृश्चिक राशि ने खाए और मेष राशि के लोग मूंग छिलका खाए। ये दृष्टि से वृश्चिक राशि के लोग अपने को बचा सकते हैं। इसमें बाजरी का दान कीजिए, बाजरा जो होता है उसका दान कीजिए और केसरी रंग का वस्त्र का दान कीजिए। यह इनको, वृश्चिक राशि के लोगों को इस महामारी से बचाएगा। अब वृषभ राशि के लोग जो है
वो अपने खाने में चावल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और जवारी का दान करें और हरे रंग का वस्त्र भी दान करें। इन तीन उपायों से वृषभ राशि के लोग कोविड से अपने को बचा सकते हैं। वैसे तुला राशि के जो लोग हैं उन्होंने मसूर की दाल अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा रखें, जवस का दान करें और जो पोपटी रंग होता है हरा लेकिन पोपट के पंखों की तरह, उसके हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहते हैं शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मराठी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ कीजिए। पोपटी रंग, ये यदि तीन चीजों का इस्तेमाल करें तो तुला राशि के लोग अपने को इस महामारी से बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। वैसे मिथुन राशि के लोग जो है वो चवड़ा जो होता है चवड़ा, वो चवड़े का सेवन करें। चवड़े की जो दाल दाल आती है उसका अपने खाने में इस्तेमाल करें। नाचनी जो आती है उसका दान करें और सफेद वस्त्र का दान करें। नाचनी और सफेद वस्त्र का दान करें। इस दृष्टि से मिथुन राशि के लोग अपने को बचा सकते हैं। उसके बाद जो कन्या राशि के लोग हैं उन्होंने अपने खाने में मूंग रखना चाहिए, दान में मसूर की दाल और अपने आकाशी रंग जो होता है स्काई ब्लू कलर जो होता है उस रंग के कपड़ों का दान करें। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अपने खाने में खान पान में दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें, उड़द की दाल का दान करें और नारंगी रंग का वस्त्र होता है उसका अच्छे सतपात्री आदमी को दान करें। इसके बाद सिंह राशि, तुअर की दाल खाने में ज्यादा रखें और गेहूं दान करें और जामुनी जो रंग होता है उस वस्त्र का दान सतपात्री व्यक्ति को करें। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि के लोग गेहूं का खाने में इस्तेमाल करें, मसूर की दाल दान करें और स्काई ब्लू कलर का कपड़े का दान करें, आकाशी रंग की कपड़ा होता है उसका दान करें। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि के लोग जवारी अपने खाने में रखें और उड़द की दाल का और नीले वस्त्र का दान करें, सतपात्री व्यक्ति को दान। इसके बाद जो मकर राशि आती है उस मकर राशि के लोगों ने चना दाल अपने खाने में रखें, गेहूं का दान करें और नारंगी वस्त्र का भी दान करें। इसके बाद जो आती है वह आती है आखिरी कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग तुअर की दाल खाएं, जवारी और नीला कपड़ा दान करें। इस दृष्टि से सभी राशियों के धान्य और उसके दान के धान्य और कौन से रंग के कपड़े का इस्तेमाल और उसका दान यह करने का जो है यह इस सभी 12 राशियों के लोगों के लिए इसमें दिया गया है। इसका जो आधार है वह पूरा संहिताओं का आधार है और उस संहिता से निकाल के इस ग्रहों के रंग, इस ग्रहों के पूरे जो आते वो इसमें रखे हुए पूरे धान्य, उसकी दालें, उसके उसके अनाज, इसका जो चयन जो है वो पूरा संहिताओं के आधार पर किया। ये इसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया कि सतपात्री लोगों की इसको दान करें। ये सतपात्री क्या है? कई लोग पूछते हैं कि ये सतपात्र क्या है, हम किसको दान दें, गरीब को दान दें? तो इसमें संहिताओं में सतपात्री शब्द आया
सत्पात्र यानी क्या है? सत्पात्र यानी ऐसी व्यक्ति कि जिसको जरूरत है, वो जरूरतमंद भी है, और इसे स्वीकार करने के बाद वो इसका गैर व्यवहार न करते हुए इसका जो उपयोग है वो सीधे तरीके से अपने उपजीविका पे, अपने खान पान पे करे। ऐसा जो व्यक्ति है कि जो जिसे गरज भी है, और गरज होते हुए वो अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करे, उसके उपजीविका के लिए इसका इस्तेमाल किया। नहीं तो आज समाज में ऐसा देखा जाता है कि मांगने वाले बहुत है, लेकिन उनको कितनी जरूरत है इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। मिलता है इसलिए हम ले रहे हैं, ऐसा उनका एक उत्तर रहता है। और लेने के बाद वो कहीं तो भी बेच के उसके पैसे जोड़ के उसका नशा पानी, उसका सट्टा जुआ इसमें इस्तेमाल, इस तरह का प्रयोग आज ज्यादा दिखता है। इस दृष्टि से जो सत्पात्र होना, आपका दान जो है वो सत्पात्र होना बहुत जरूरी है। वो सत्पात्र नहीं रहा तो उसके परिणाम आप तक पहुंचना बड़े मुश्किल है। इस दृष्टि से यह जो राशियों के दान, राशियों के जो भी अन्न निकलते हैं, जो भी जो भी उसको हम दाल कहते हैं, तो दाल है, नहीं तो अनाज, ये सब चीजें जो निकलती है, इसका महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में, पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र में एक होरा कुंडली होती है, और पराशर की जो होरा कुंडली है, वो होरा कुंडली पूरा जातक का डाइट प्लान बताती है। उस डाइट प्लान के मुताबिक चीजों का चयन करना यह ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन संहिताओं के अनुसार राशियों के लिए जो क्या है वो यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की। इसके बाद जो ग्रहों की शांति जो है, इसमें जो आपके षष्ठ स्थान के ग्रह है, उनको शांत करना जरूरी होता है। और उसके मुताबिक षष्ठ स्थान का यदि रवि उसमें आता है तो उसमें ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 7,000 जप करना ज्यादा अच्छा है। यदि चांद है उसमें तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11,000 जाप करना ज्यादा उचित है। यदि चंद्र है तो ओम ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1,000 जप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि बुध है तो ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 9,000 जप। यदि गुरु है तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इसका 19,000 जप। शुक्र है तो उसका ओम शुम शुक्राय नमः 16,000 जप। शनि है तो ओम शं शनिश्चराय नमः इसका 23,000। राहु है तो ओम राम राहु राहवे नमः इसका 18,000 जप। और ओम केतवाय नमः इसका 17,000 का जप करना ज्यादा उचित रहेगा। इस दृष्टि से ग्रहों के जप और उनकी संख्या, यह संख्या अलग प्रकार की है। यह वैदिक है, और ज्योतिष से जो संबंधित ग्रंथ है और जो विश्वोत्तरी दशाएं, उनके जो वर्ष है उनके ऊपर ये तय की गई है। इसलिए ये मंत्र और इन मंत्रों का जाप संख्या एक ही ले, इसी तरह से ले, इसमें कोई परिवर्तन ना करे, तो इसका जो असर है, इसका जो आपके ऊपर प्रभाव है, वो सही तरीके से आएगा, और इस कोविड महामारी से आपकी आने हमारी अच्छी तरह से बचने की एक आशंका और ज्यादा तीव्र हो जाए।
तो इस दृष्टि से यह मंत्र ग्रहों के मंत्र और इस राशियों के मंत्र और जो प्रभावित जो ग्रह है उनके क्या मंत्र लेना चाहिए ये अपन ने देखा। इस तरह से इस कोविड महामारी की सभी जातकों ने, सभी लोगों ने अच्छी तरह से एक उसको फेस करना चाहिए और उसको फेस करने से हमारी जो आत्मशक्ति है या जो हमारी प्रतिकार शक्ति है वह इन सब चीज़ों से बढ़ाना चाहिए और इस महामारी का हमने अच्छी तरह से उसको फेस करना चाहिए। जिसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी उसके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता। जिसे इन्फेक्शन कहते हैं वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। तो वैदिक माध्यमों से देखा जाए तो पूरी वैदिक दिनचर्या और वैदिक पद्धति से जो आदमी का अनुशासन जो है वो अनुशासन यदि देखा जाए तो उसमें ये सिर्फ प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि आज का ये मेरा कुछ देर का जो उद्बोधन है यह उद्बोधन या संभाषण ज्योतिष दृष्टि से कोविड के लिए आप सभी दर्शकों के लिए, आप सभी नवभारत और नवराष्ट्र और सुरुचि के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ और ये मेरा उद्बोधन समाप्त करता हूँ। नमस्कार।